Good evening 10th class. Today is 27th of January and the time is 6:34 p.m. आज हम लोगों का रिवीजन का सेकेंड लेक्चर है. 10th क्लास में हम लोगों का सेकेंड रिवीजन क्लास है. सो विल बी डिस्कसिंग डाउट्स. आज वाली क्लास में मेजरली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डाउट्स पूछे हैं. बहुत सारे भी नहीं, 8-10 लोगों ने डाउट्स पूछे हैं रिगार्डिंग मेटलर्जी टॉपिक एंड रिगार्डिंग कार्बन कंपाउंड्स. तो विल बी स्टार्टिंग विद मेटलर्जी वाला टॉपिक्स. तो अगर आप लोगों के पास में टेक्स्ट बुक है जो कि होना चाहिए तो प्लीज़ पेज नंबर 100 पे आ जाएंगे. प्लीज ज्वाइन मी ऑन पेज नंबर 100. तो क्या होगा कि कुछ डायग्राम्स मैं बोर्ड पे बनाऊंगा मेटलर्जी वाले और कुछ चीज़ें मैं टेक्स्ट बुक से रीड करूंगा. आप लोगों को सिर्फ सुनना है, अंडरस्टैंड करना है और अगर कोई डाउट है तो बाद में पूछना है. अभी आप मैसेज करेंगे तो आई वोंट बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू योर डिफिकल्टीज. तो मेटलर्जी वाले जितने भी जनता ने डाउट्स पूछे थे वो सारे डाउट्स मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ. पेज नंबर 100 पे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी है. उसमें प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्रॉम द ओर इन द फॉलोइंग स्टेजेस. तो ये वाला आर्टिकल हम लोगों को डिस्कस करना है. एक बार शो ऑफ हैंड्स करेंगे कितने लोगों के पास टेक्स्ट बुक है, चाहे सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी. एक बार सिर्फ हाथ उठा के बता दो कि हाँ सर हम लोगों ने टेक्स्ट बुक ले लिया है, हमारे सामने टेक्स्ट बुक है और पेज नंबर 100 पे हम लोग आ चुके हैं. वी आर देयर ऑन पेज नंबर 100 इन द टेक्स्ट बुक. ठीक है, थैंक यू सो मच. यू कैन लोअर योर हैंड्स नाउ. थैंक यू सो मच. तो पेज नंबर 100 पे सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटी. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है. डिफिकल्टी ऐसा आया था सर एक बार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर सिखा दो. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, क्योंकि मेटलर्जी एक थ्योरेटिकल टॉपिक है तो मैं टेक्स्ट बुक से रीड कर रहा हूँ और उस पर से एक्सप्लेन करेंगे, आप लोगों को सिर्फ सुनना है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग गैंग फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स. हम ओर्स को कैसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, गैंग को ओर से सेपरेट करते हैं. गैंग जो होता है वो गैंग अनवांटेड चीज है. गैंग इज द अनवांटेड थिंग. तो उसको सेपरेट करना है ओर से. उससे क्या होगा, ओर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा. अब मान लो कि हमारे पास अनप्यूरिफाइड ओर है. अनप्यूरिफाइड ओर अगर सपोज हमारे पास 1 kg है और उसमें गैंग जो है वो 300 ग्राम्स है. इमेजिन कर सकते हैं क्या, 1 kg मतलब 1000 ग्राम्स की बात हो रही है. तो ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे 1000 ग्राम का अगर अपने पास में सैंपल है और उस सैंपल में सपोज 300 ग्राम का गैंग है और 700 ग्राम का और आ जाएगा उसमें. 700 ग्राम का और आ जाएगा एंड 300 ग्राम का गैंग आ जाएगा. तो इसका अपन प्यूरिफिकेशन करते हैं. तो अगर सपोज हम लोग इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं और इसमें से 200 ग्राम गैंग हम लोग सेपरेट कर पाए, ये क्या किया अपन ने, सेपरेट कर दिया तो ये आउट हो गया. तो अब कितना बचा हम लोग के पास, तो 700 और बचा प्लस 100 ग्राम्स गैंग बचा और ऊपर न्यूमरेटर में 700. तो जो पहले हमारे पास 70% कॉन्सेंट्रेशन था वो कॉन्सेंट्रेशन अब हमारे पास बढ़ चुका है. 7/8 इंटू 100 आ चुका है कॉन्सेंट्रेशन. ये चीज़ हम लोगों को समझ में आती है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करने का मतलब हमने पूरी की पूरी इम्प्यूरिटीज एक साथ नहीं निकाल दी. पूरी इम्प्यूरिटीज एक साथ निकालना पॉसिबल नहीं है, चाहे कोई भी मेथड लेके आ जाओ. लेकिन हम जितनी ज्यादा इम्प्यूरिटीज निकाल पाएंगे उतना अच्छा होगा हमारे आगे के प्रोसेस के लिए, अगले स्टेप के लिए. तो ये वाला स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. ये प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर नहीं है कि पूरा का पूरा यहीं बैठ के प्यूरिफाई कर दिया. दिस इज द स्टेप इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग गैंग फ्रॉम द ओर्स इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स. इन दिस प्रोसेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ द डिजायर्ड मेटल इज इंक्रीज. देखो इंक्रीज लिखा है तो देखो अपन ने परसेंटेज वाइज भी यहाँ पे स्टडी कर लिया. वेरियस वेज आर यूज फॉर दिस पर्पस, अच्छी बात है. However, exact way to be used depends on the physical properties of the metal present in the ores and the gangue. जाहिर सी बात है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा और केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करेगा. तो देखो अगला पॉइंट वही लिखा है वहां पे. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल एंड द फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर प्यूरिफिकेशन. रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं. आई होप ये चीज जनता को समझ में आ रही है. और फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर प्यूरिफिकेशन उस पर भी डिपेंड करेगा. वेरियस फैक्टर्स दैट कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंटल पोल्यूशन आर ऑल्सो कंसिडर्ड. सम जनरल मेथड्स फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स आर एज फॉलोज. तो ग्रेविटी के बेसिस पे क्या क्या मेथड यूज करते हैं, विल्फले टेबल मेथड यूज करते हैं, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड यूज करते हैं. तो आई एम रीडिंग दिस, आगे रीड कर रहा हूँ, आप लोगों को सुनना है, टेक्स्ट बुक में फॉलो करना है. जिन लोगों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डाउनलोड कर लो. कहीं ना कहीं कभी ना कभी डाउनलोड किया ही होगा, पीडीएफ सेव्ड होगा फोन में वगैरह, तो उसको एक्सेस करो. तो ग्रेविटी के बेसिस पे अपन कैसे सेपरेट करते हैं. द हेवी पार्टिकल्स ऑफ द ओर कैन बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम द लाइट पार्टिकल्स ऑफ गैंग बाय द ग्रेविटेशनल मेथड.
द प्रोसेस टू कैरी आउट दिस सेपरेशन आर एज फॉलोज। तो दो मेथड हम यूज करते हैं, विल्फले टेबल मेथड और हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। तो विल्फले टेबल मेथड में क्या होता है, वो देखो उधर विल्फले टेबल रखा हुआ है। हमने जब ये टॉपिक डिस्कस किया था, जुलाई अगस्त की बात है, जून जून तो नहीं, शायद जुलाई अगस्त की बात है, तब जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था तो वो टेबल हमने बोला था टेढ़ा है। वैसे इमेजिन करेंगे कि टेबल जो है वो टेढ़ा है, उसमें पाउडर्ड और ऊपर से आ रहा है और वाटर का स्ट्रीम वहां से पास हो रहा है। तो इन दिस मेथड ऑफ सेपरेशन द विल्फले टेबल इज मेड बाय फिक्सिंग नैरो एंड थिन वुडन रिफल्स ऑन इंक्लाइंड सरफेस। ऐसे छोटे छोटे स्लिट जैसे वहां पे रखे गए। This table is kept continuously vibrate. This table is kept vibrating continuously. Powdered ore obtained from lumps of the ore using ball mill is poured on the table and a stream of water is also released from the upper side. सर उसमें पानी क्यों डाला? पानी डाला ताकि वो गैंग के पार्टिकल्स फ्लोट हो पाए, ठीक है। फिर एज अ रिजल्ट द लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर कैरीड अवे अलॉन्ग विद द फ्लोइंग वाटर। देखो वही चीज लिखी है, लाइटर गैंग पार्टिकल्स जो है वो पानी के साथ धुल जाएंगे, while the heavier particles जो कि ores है, in which proportion of mineral is more and proportion of gangue is less, are blocked by the wooden riffles and get collected on the slits between them। तो अभी सब लोग बोर्ड पे देखेंगे, ये देखो, ये सपोज ये टेबल का साइड व्यू है। तो अगर हम ये टेबल का ऐसा साइड व्यू इमेजिन करें, नहीं ऐसा नहीं इमेजिन करेंगे, ठीक है। अगर हम टेबल का साइड व्यू कुछ इस तरह से इमेजिन करें, तो ये ऐसे स्लिट्स आ गए उसमें, और ये ऐसा टेढ़ा रखा हुआ है, यहाँ से वाटर का स्ट्रीम जा रहा है, गैंग और पार्टिकल्स वाटर का स्ट्रीम जा रहा है, तो जो हेवी वाले पार्टिकल्स रहेंगे वो यहाँ सेटल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्लिट, और वो जो स्लिट की ये वाली जो दीवार है इसको बोलते हैं रिफल्स, ठीक है। यहाँ टेक्स्ट बुक में लिखा है वुडन रिफल्स। तो वुडन रिफल्स मतलब वो स्लिट का जो दीवार जैसा है, जो वॉल ऑफ द स्लिट है छोटा सा, जो हेवी पार्टिकल्स को अटका के रख रहा है। तो देखो यहाँ पे हेवी पार्टिकल्स अटक गए और जो लाइट पार्टिकल्स थे वो वाटर के साथ नीचे चले गए। तो उसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट वहां लिखा है, as a result the lighter gangue particles are carried away along with flowing water, while the heavier particles in which proportion of minerals is more and proportion of gangue is less are blocked by the riffles and get collected on the slits between them। तो यहाँ पे proportion of minerals ज्यादा है and proportion of gangue less है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि proportion of gangue जीरो है, उन्होंने ये नहीं लिखा कि proportion of gangue जीरो है, उन्होंने सिर्फ लिखा है proportion of gangue is less। तो आई होप विल्फे टेबल सबको समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, जनता को याद आ रहा होगा, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड में क्या करते थे, वाटर का स्ट्रीम यूज करते थे, और इसमें भी सेम कंसेप्ट, गैंग के लाइटर पार्टिकल्स फ्लोट करेंगे, ओर के हेवी पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे। सर आपको कैसे पता चला कि ओर के पार्टिकल सेटल डाउन ही होने वाले हैं? ओर जो होता है वो मेटल का होता है, मेटल जनरली भारी होता है। गैंग जो होता है वो इम्प्यूरिटी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स डस्ट होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, कचरा वगैरह रहता है। तो वो सारी चीजें लाइट इन वेट रहती है, इसीलिए वो सारी चीजें ऊपर फ्लोट करेंगी। तो आई एम रीडिंग द हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड नाउ, प्लीज पे अटेंशन। The hydraulic separation method is based on the working of a mill. There is a tapering vessel similar to that used in the grinding mill. ठीक है. It opens in a tank-like container that is tapering on the lower end. This tank has an outlet for water on the upper side and a water inlet on the lower side. तो फिगर 8.9 देखेंगे, लेफ्ट साइड से वाटर अंदर आ रहा है, पाउडर्ड और ऊपर से नीचे आ रहा है। और यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया था, जनता को याद आएगा, एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर वाटर भी ऊपर से और पाउडर्ड और भी ऊपर से क्यों नहीं डाला? क्योंकि हमें वाटर फोर्सफुली डालना है, सच दैट द वाटर गशेस इनसाइड द कंटेनर। उससे क्या होगा, ओर का और वाटर का इंटरमिक्सिंग अच्छे से होगा, दो अपोजिट साइड से आएंगे तो इंटरमिक्सिंग ज्यादा अच्छे से होगा। हम चाहते हैं कि लाइटर पार्टिकल्स ऊपर रहे और राइट साइड के आउटलेट से निकल जाए। अगर पानी और पाउडर और एक साथ डाल देंगे तो वो कुछ लाइटर पार्टिकल्स ऐसा हो सकता है कि सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। अब इसमें अपन एक छोटे से पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम एक छोटा सा पॉइंट देखेंगे। मान लो कि अपने पास में एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में पानी है। तो ये कंटेनर थोड़ा सा क्या है, मडी वाटर है, हल्का सा मडी वाटर है। तो अगर अपन कंटेनर को ऐसे ही रहने देते हैं 6 घंटे 8 घंटे रात भर अगर रहने देते हैं या 1-2 दिन भी रहने देते हैं, तो जो पार्टिकल्स रहते हैं वो पार्टिकल्स यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, ऊपर का पानी क्लियर हो जाता है और नीचे पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं।
तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स नीचे सेटल हो रहे हैं। तो क्योंकि वाटर को हमने स्टिल रहने दिया था इसीलिए पार्टिकल्स सेटल हो पाए। अगर हम वाटर को स्टिल नहीं रहने देंगे, मूवमेंट में रहने देंगे, वाटर को हमेशा मूव करते रहेंगे, तो जो गैंग पार्टिकल्स है उनकी फ्लोट होते रहने की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी। इसीलिए हाइड्रोलिक सेपरेशन वाले मेथड में नीचे से पानी आता है और ऊपर से ओर आता है, और ये जो ओर आ रहा है ये पानी के साथ अच्छे से इंटरमिक्स होता है, और लाइटर वाले पार्टिकल्स इधर के आउटलेट से चले गए और हेवी वाला ओर इधर के आउटलेट से चला गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे मैं रीड कर रहा हूँ, पेज 101 पे ध्यान देंगे सब लोग। फाइनली ग्राउंड ओर इज रिलीज्ड इन द टैंक, अ फोर्सफुल जेट ऑफ वाटर इज इंट्रोड्यूस इन द टैंक फ्रॉम द लोअर साइड। ध्यान से सुनिएगा, फोर्सफुल जेट ऑफ वाटर है, नीचे से आ रहा है। गैंग पार्टिकल्स आर लाइटर एंड देयरफॉर दे फ्लो आउट along the water jet from the outlet on the upper side of the tank and get collected separately. At the same time, the heavy particles of the ore are collected at the bottom from the lower side of the tank. In short, this method is based on the law of gravitation, wherein particles of the same size are separated by their weights with the help of water. पानी की मदद से भारी वाली चीज नीचे आ गई, हल्की वाली चीज ऊपर चली गई और उसकी वजह से सेपरेशन हो पाया। सो दिस इज सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटी। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे अभी, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। दिस मेथड रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन। ये भी हमने डिस्कस किया था पहले, इसको एक बार फिर से देखेंगे। डायग्राम बना रहा हूं मैं बोर्ड पे। ये दो रोलर्स है, बिल्कुल बस वही टेक्स्ट बुक में देख के डायग्राम बना रहा हूँ मैं भी, आप लोग को लर्न करना है लेकिन। ठीक है, यहाँ से इनपुट है और यहाँ से ये पार्टिकल्स ऐसे यहाँ पे आ गए, ये इतने पार्टिकल्स आ गए, आगे पार्टिकल्स। ये मैग्नेटिक रोलर है और ये वाला रोलर नॉन मैग्नेटिक है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक रोलर होने की वजह से क्या होगा, जो और मैग्नेटिक रहेगा वो ऐसे यहाँ पे हीप बनाएगा, सॉरी यहाँ पे कचरा हीप बनाएगा, और मैग्नेटिक वाला कंपोनेंट यहाँ तक स्टिक होते होते जाएगा और यहाँ पे हीप बनाएगा। तो जी फॉर गैंग, ओ फॉर ओर। तो ओर जो है, ओर वो मैग्नेट के टच में रहेगा आखिरी तक। ठीक है, जैसे सोच सकते हैं अपन यहाँ तक टच में रहेगा एंड देन फिर यहाँ से नया नया ओर आ रहा है। ठीक है, फिर एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऊपर के दोनों मेथड्स और मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रोथ फ्लोटेशन सब में अपन ग्राउंडेड ओर यूज करते हैं। कौन सा वाला ओर यूज करते हैं, ग्राउंडेड। ग्राउंडेड मतलब अच्छे से क्रश किया हुआ, ग्राइंडिंग की जाती है अच्छे से, छोटे छोटे दाने बनते हैं उसके, और फिर उसका ऐसा पोते में भर के लाते हैं और यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, फिर वो ऐसे कन्वेयर बेल्ट से मूव करता रहता है। ये जो कन्वेयर बेल्ट है ऑब्वियस बात है कि वो नॉन मैग्नेटिक रहना चाहिए। अभी मैं रीड कर रहा हूँ, गिव मी 1 सेकंड प्लीज। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। This method requires electromagnetic machine. The main parts of this machine are two types of iron rollers and the conveyor belt moving continuously around them. One of the roller is non-magnetic while the other is electromagnetic. और पहला लेफ्ट वाला ही मैग्नेटिक रहेगा। The conveyor belt moving around the rollers is non-magnetic, made up of leather or brass. The powdered ore is poured on the conveyor belt near the non-magnetic roller. Two collector vessels are placed below the magnetic roller. दो अलग अलग डब्बे रखेंगे, एक में गैंग कलेक्ट होगा और एक में ओर कलेक्ट होगा। अब इसमें क्या है कि इंटरेस्टिंग चीज सुनो सब लोग, ऐसा हो सकता है कि गैंग मैग्नेटिक हो और ओर नॉन मैग्नेटिक हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, बट वैसा भी अरेंजमेंट बना सकते। लेकिन हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या मिलता है, ओर रहता है मैग्नेटिक और गैंग पार्टिकल्स रहते हैं नॉन मैग्नेटिक। ये बहुत बार ऐसे ही देखने को मिलता है। ठीक है, फिर द पार्टिकल्स ऑफ नॉन मैग्नेटिक पार्ट इन द ओर आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक रोलर, therefore they are carried further along the belt and fall in the collector vessel placed away from the magnetic roller. At the same time, the particles of the magnetic ingredients of the ore stick to the magnetic roller and therefore fall in the collector vessel near the magnetic roller. In this way, magnetic and non-magnetic ingredients in the ore can be separated depending on their magnetic nature. For example, cassiterite is a tin ore, tin का ore है cassiterite. It contains mainly the non-magnetic ingredients tannic oxide and the magnetic ingredient ferrous
टंगस्टेट FeWO4, दीज आर सेपरेटेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। लर्न कर लेना, एग्जाम्पल तो लर्न करने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है जनता को, मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड नाउ। आई एम ऑन पेज नंबर 101। आई होप जनता के पास टेक्स्ट बुक है अभी, ठीक है। फ्रॉथ फ्लोटेशन, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। कॉफ़ी रहती है, जो कॉफ़ी के ऊपर जो ऐसे एयर बबल्स का लेयर बनता है उसको फ्रॉथ बोलते हैं। इंग्लिश वाली कॉफ़ी कैपेचिनो जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, एक्चुअली कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने डालगोना कॉफ़ी भी बनाई होगी, पता नहीं आप लोगों ने बनाई कि नहीं, मुझे बनाना था लेकिन बनाया नहीं मैंने। तो डालगोना कॉफ़ी भी बहुत चलन में आया था कोविड के लॉकडाउन के टाइम, ठीक है। एनीवेज, द फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इज बेस्ड ऑन टू अपोजिट पार्टिकल्स और टू अपोजिट प्रॉपर्टीज, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। इस पर अपन थोड़ा चर्चा कर सकते हैं। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब अट्रैक्शन टूवर्ड्स वाटर, और हाइड्रोफोबिक मतलब रिपल्शन फ्रॉम वाटर। रिपल्शन फ्रॉम लिखना, रिपल्शन फ्रॉम वाटर हाइड्रोफोबिक, अट्रैक्शन टुवर्ड्स वाटर हाइड्रोफिलिक, ठीक है। ड्यू टू हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक ड्यू टू ऑफ द पार्टिकल्स। पेज 101, here the particles of the metal sulfides due to their hydrophobic properties get wetted mainly with oil, वो ऑयल में गिले होंगे। while due to the hydrophilic property the gang particle gets wetted with water, तो जो अनवांटेड चीजें है, गैंग पार्टिकल्स है, वो वाटर से वेट हो रही है, और जो मेटल सल्फाइड है वो ऑयल से वेट हो रहा है। By using these properties, certain ores are concentrated by froth flotation method. ये properties use करने से certain ores जो है वो froth flotation method से अपन concentrate कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे, in this method, the finely ground ore is put into a big tank containing ample amount of water. भरपूर मात्रा में पानी ले लिया। Certain vegetable oil such as pine oil, eucalyptus oil is added in the water for the formation of froth. सोचो, froth flotation में कुछ चीजें पानी में डिसॉल्व होने वाली है और कुछ चीजें ऑयल में डिसॉल्व होने वाली है। तो जाहिर सी बात है दोनों सॉल्वेंट लेने पड़ेंगे, ऑयल का भी सॉल्वेंट लेना पड़ेगा और वाटर का भी सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, इसलिए दोनों सॉल्वेंट ले लिए। is added in water for the formation of froth. Pressurized air is blown through the water. There is an agitator rotating around its axis in the center of the flotation tank. अब उसमें अगर अपन वो चलनी के जैसा, चलनी तो नहीं बोलेंगे इसको, घुमाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है एजिटेटर, वो घुमाएंगे उसमें से एयर निकलेगी तो फिर बबल्स निकलेंगे एयर के, ठीक है। तो फिर वो दिस एजिटेटर, देयर इज एन एजिटेटर रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस इन द सेंटर ऑफ द फ्लोटेशन टैंक। द एजिटेटर इज यूज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट। बबल्स आर फॉर्म ड्यू टू द ब्लोन एयर, ड्यू टू एजिटेशन ऑफ फोम इज फॉर्म फ्रॉम ऑयल वाटर एंड एयर बबल्स टुगेदर, ठीक है। दिस फोम राइजेस टू द सर्फेस ऑफ वाटर एंड फ्लोट्स। ये फोम ऊपर क्यों गया होगा? क्योंकि फोम हल्का है, दिमाग से नहीं, वेट वाइज। फोम जो है उसका वजन कम है, इसीलिए फोम वाटर के ऊपर चला जाएगा क्योंकि उसमें एयर बबल्स ट्रैप्ड है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सब लोग याद रखेंगे कि एयर बबल्स फोम में ट्रैप होते हैं। दिस फोम राइजेस टू द सर्फेस ऑफ वाटर एंड फ्लोट्स, दैट इज व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। Particles of certain sulfide ores float with the foam on water as they preferentially get wetted by the oil. For example, this method is used for concentration of zinc blende and copper pyrite. Example learn करेंगे, और ये भी लर्न करेंगे कि सल्फाइड ओर्स मेजरली यूज किए जाते हैं। सल्फाइड ओर्स का एक्सट्रैक्शन, सल्फाइड ओर का कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉथ फ्लोटेशन से होता है। अपन स्टेटमेंट लिखते हैं, तो स्टेटमेंट लिखेंगे सब लोग, सल्फाइड ओर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। सल्फाइड ओर्स जो है वो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं।
ठीक है, नेक्स्ट। तो ये यहाँ तक अपना फ्लोटेशन मेथड हो गया। किसी का डाउट था, किस पता नहीं स्टूडेंट का नाम मुझे, उन्होंने पूछा था कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर सिखा दो, और फिर किसी और स्टूडेंट ने पूछा था लीचिंग भी सिखा दो। तो लीचिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तो हम लोग लीचिंग भी अभी देखने वाले हैं। तो पेज 102 पे लीचिंग वाला पार्ट अपन पढ़ेंगे अभी, सब लोग ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को। इधर लिख भी देते हैं अपन लीचिंग। ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम देयर ओर्स इज द मेथड ऑफ लीचिंग। तो एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड के लिए लीचिंग का प्रोसेस यूज करते हैं। इन दिस मेथड द ओर इज सोक्ड इन अ सर्टेन सॉल्यूशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। द ओर डिजॉल्व्स इन दैट सॉल्यूशन ड्यू टू स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस। अब क्या होता है कि एक सॉल्वेंट लेके आ गए, उसमें ओर को डाल दिया। जैसे मान लो ये कंटेनर है, ऐसे इमेजिन कर लो कंटेनर है, ये सॉल्वेंट है, वाटर नहीं है, सॉल्वेंट है। फिर उसमें ओर के टुकड़े ले जाके डाल दिए। यहाँ पर भी ग्राइंडिंग करके ही डालते हैं, ऐसा ओर का ऐसा टुकड़ा ला के नहीं रख देते, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। क्रश्ड रहेगा, ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा, तो जल्दी काम होता है। क्रश्ड इज इक्वल टू मोर सरफेस एरिया, लिख लेंगे इस चीज़ को भी, प्लीज वेट। क्रश्ड इज इक्वल टू मोर सरफेस एरिया, और उसकी वजह से प्रोसेस जल्दी होता है। CRUSHED है वो, क्रश्ड। ओके, ठीक है। फिर अब ये जो ओर था, इसको बहुत सारे टुकड़े कर दिए, बहुत सारे टुकड़े कर दिए, और फिर पानी में डाल, सॉल्वेंट में डाल दिया। अब क्या हो रहा है, वो सॉल्वेंट में रिएक्ट कर सकता है। तो लीचिंग इज अ मेथड बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। ऊपर के जितने मेथड थे वो सारे फिजिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड थे। लीचिंग वाला मेथड केमिकल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में है। यहां पर और पार्टिकल्स का रिएक्टिविटी अलग है, और गैंग पार्टिकल्स का रिएक्टिविटी अलग है। फिर से रिपीट करता हूं, लीचिंग वाले मेथड में और पार्टिकल्स का रिएक्टिविटी अलग है, और गैंग पार्टिकल्स का रिएक्टिविटी अलग है। इसीलिए ये मेथड केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिफाइंड है। ठीक है, तो रीड करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर फ्रॉम देयर ओर्स इज द मेथड ऑफ लीचिंग। इन दिस मेथड ओर इज सोक्ड इन सर्टेन सॉल्यूशन फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, द ओर डिसॉल्व्स इन दैट सॉल्यूशन ड्यू टू अ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। द गैंग however does not react and therefore does not dissolve in that solution, so it can be separated। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंस की वजह से अपन सेपरेट कर पाए। तो फॉर एग्जांपल, concentration of bauxite, the aluminium ore is done by leaching method. Here bauxite is soaked in aqueous NaOH or aqueous Na2CO3 which dissolves the main ingredient alumina in it। तो हॉल्स प्रोसेस और बायर प्रोसेस के बारे में भी किसी ने बोला था पढ़ा दो, तो वो चीज से रिलेटेड है लीचिंग। और एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम भी किसी ने डाउट पूछा था, तो वो चीज भी अपन आज कवर कर लेंगे। तो लीचिंग में कंसेप्ट क्या याद रखना है, बॉक्साइट एक और है एल्यूमिनियम का, अच्छी बात है, उसमें गैंग पार्टिकल्स होंगे, लॉजिकल बात है। लीचिंग वाले प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन देखी जाती है। तो जो सॉल्वेंट है, या तो NaOH सॉल्वेंट लेंगे या तो Na2CO3 सॉल्वेंट लेंगे। दोनों सॉल्वेंट्स में बॉक्साइट डिसॉल्व हो जाता है और गैंग डिसॉल्व नहीं होता है। बस हो गया, इतना ही है। केमिकल रिएक्शन हो गई तो बॉक्साइट जो है, मतलब जो Al2O3 है, ये NaOH के साथ रिएक्शन करता, इसके साथ जो गैंग रहेगा वो NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ये प्रोसेस है बायर प्रोसेस। फिर दूसरा, Al2O3 जो है वो Na2CO3 के साथ रिएक्शन करता, इसका जो गैंग पार्टिकल्स रहेगा वो Na2CO3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। बस इसको बोलते हैं हॉल्स प्रोसेस। तो हम करेंगे वो भी डिस्कस, बट अभी एक इंट्रोडक्शन के बेसिस, रिवीजन क्लास के इंट्रोडक्शन के बेसिस पे देखेंगे। तो द फर्स्ट ये हो गया। फिर हियर बॉक्साइट इज सोक्ड इन एक्वस NaOH और एक्वस Na2CO3 व्हिच डिसॉल्व्स द मेन इंग्रेडिएंट एल्यूमिना इन इट।
तो जो इसका कचरा है, इसका गैंग है, वो डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया सबको। सो दैट इज अबाउट लीचिंग। फिर यहाँ पे अपने 2-3 स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर हो गए। अब अगला डाउट था एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम सिखा दो। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम पे आ जाएगी सब जनता। प्लीज गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, पेज, अरे यार ये क्या हो रहा है। हाँ, पेज 103 एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। प्लीज ज्वाइन मी ऑन पेज 103 स्टेट बोर्ड साइंस टेक्स्ट बुक, साइंस 1 है शायद ये, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, मैं रीड कर रहा हूँ, सब लोग सुनेंगे। एल्यूमिनियम बीइंग रिएक्टिव मेटल डज नॉट ऑकर इन नेचर इन फ्री स्टेट। ठीक है, हमको मालूम है एल्यूमिनियम जो है कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम इज द थर्ड हाईली अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। वर्ल्ड नहीं बोल रहा है वो, यूनिवर्स भी नहीं बोल रहा है, अर्थ क्रस्ट बोल रहा है। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलता है ऑक्सीजन, दूसरे पॉइंट में मिलता है, लाइक दूसरे क्वांटिटी में मिलता है सिलिकॉन, और थर्ड क्वांटिटी में मिलता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स और बॉक्साइट Al2O3.NH2O. Bauxite contains 30% to 70% of Al2O3 and remaining part is gangue. सॉरी। तो 30% बॉक्साइट होगा तो 70% गैंग होगा, 50% होगा तो गैंग भी इक्वल आ जाएगा। तो सोचो इतना कॉन्सेंट्रेशन कम रहता फिर भी अपन उसको यूज करते, क्योंकि प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन होता होगा इसलिए यूज करते हैं, राइट। ठीक है, and the remaining part is gangue. It is made up of sand, silica, iron oxide, etc. There are 2 steps in the extraction of aluminium. तो पहला स्टेप रहता है कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा स्टेप रहता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। बेसिकली वो होता है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का प्रोसेस एकदम लास्ट में आता है। जैसे अपन भी कोई टॉपिक प्रिपेयर करते हैं, सपोज आप लोगों को पीरियोडिक टेबल टॉपिक प्रिपेयर करना है, तो आप क्या करोगे, पहले एक बार रीड करोगे, दूसरी बार रीड करोगे, डाउट्स निकालोगे, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बैक ऑफ द टॉपिक की एक्सरसाइजेस सॉल्व करोगे, और फिर बाद में आता है रिफाइनिंग वाला स्टेप। रिफाइनिंग वाले स्टेप में माइन्यूट छोटी छोटी चीज़ें आप देखोगे, टॉपिक को फिर से एक बार अच्छे से रीड करोगे, तो रिफाइनिंग वाला स्टेप एंड में आता है। ठीक है, ओके, प्लीज गिव मी 1 सेकेंड नाउ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देर आर 2 स्टेप्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट और bauxite is the main ore of aluminium. Silica, ferric oxide and titanium oxide are the impurities present in bauxite. ठीक है, separation of these impurities is done by leaching process using either Bayer's method or Hall's method. अब भी बात की अपन ने इसके बारे में। In both these methods, finally the concentrated alumina is obtained by calcination. सॉरी, किसी का ये भी डाउट था कैल्सिनेशन सिखा दो, वो भी आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन बायर्स प्रोसेस देखते हैं। तो देखो अपना ओर कौन है, हमारा ओर है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट Al2O3 है। इसमें इम्प्यूरिटी क्या है, इसमें इम्प्यूरिटी गैंग है। तो गैंग क्या रहता है, गैंग सैंड तो हमेशा रहते हैं, मट्टी तो रहती है हमेशा। फिर उसके बाद सिलिका आता है, तो सिलिका SiO2 है। उसके बाद Fe2O3 भी होता है। ठीक है, और टाइटेनियम ऑक्साइड भी होता है, लेकिन जो टाइटेनियम ऑक्साइड होता है ये बहुत लेस क्वांटिटी में होता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है टाइटेनियम ऑक्साइड। ठीक है, बट होता है उसके साथ में। तो अब अपने को क्या करना है, अब हमें ओर को कॉन्सेंट्रेट करना है। हम चाहते हैं कि हम ओर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे हम ओर की क्वांटिटी बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। ओर की क्वांटिटी बढ़ानी है तो ज्यादा माइनिंग करनी पड़ेगी। हम ओर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एक तो ये चीज होता है कि और ज्यादा और लेके आ जाओ, तो मार्केट में गए 50 किलो और लेके आ गए। दूसरा पॉइंट है कि जितना और हमारे पास में है उसमें से कचरा हटाओ, तो ओवरऑल क्वांटिटी कम होगी लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो हम दूसरे वाला चीज करने की बात कर रहे हैं, जहां पे हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर कॉन्सेंट्रेशन कैसे इंक्रीज होता है, तो 2 मेथड है, बायर्स प्रोसेस और हॉल्स प्रोसेस। लीचिंग वाला कंसेप्ट है। इन द बायर्स प्रोसेस द ओर इज फर्स्ट ग्राउंड इन अ बॉल मिल, बस वही चीज है, क्रश कर दिया उसको मिक्सर में ले जाके। Then it is leached by heating with concentrated solution of caustic soda NaOH
at 140 to 150 degree Celsius under high pressure for 2 to 8 hours in a digester. Aluminum oxide being amphoteric in nature, it reacts with the aqueous solution of NaOH to form water soluble sodium aluminate. This means that bauxite is leached by sodium hydroxide solution. तो लीचिंग प्रोसेस होता है जिसमें NaOH के साथ उसने रिएक्ट कर दिया, तो Al2O3.2H2O प्लस NaOH gives NaAlO2 प्लस 3 वाटर. ठीक है. अब इसमें जो गैंग था, इम्प्यूरिटीज था, आयरन ऑक्साइड था, वो सारी चीजें NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करती. The iron oxide in the gang does not dissolve in aqueous NaOH. It is separated by filtration. Filter paper से separate कर लेंगे. However, silica in the gang dissolves in aqueous sodium hydroxide to form water soluble sodium silicate. तो एक impurity react कर गई, एक impurity react नहीं की. फिर उसका क्या करते हैं, तो aqueous sodium aluminate is diluted by pouring water in and is cooled to 50 degree. This results in precipitation of AlOH whole thrice. तो दूसरी वाली चीज कैसे रिमूव की यहाँ पे गिवन नहीं है. हमें सिर्फ ये पता है कि जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है उसको कूल किया, ठंडा किया 50 डिग्री पे, पानी से धो दिया उसको, फिर AlOH होल थ्राइस मिल गया. ठीक है. तो आई होप ये चीज जनता को समझ में आ गई. तो यहाँ पे दो रिएक्शन है. पहली रिएक्शन है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का बनना, दूसरी रिएक्शन है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट से AlOH होल थ्राइस का बनना. तो दूसरी रिएक्शन में हमें AlOH होल थ्राइस मिल गया. तो दिस इज अबाउट बायर्स प्रोसेस. टेम्परेचर रेंज याद रखना है और कौन सा केमिकल यूज किया ये भी याद रखना है. और सिलिका NaOH के साथ रिएक्ट कर गया, आयरन ऑक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट नहीं किया. सैंड तो वैसे ही फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं, और TiO2 लेस क्वांटिटी में है तो उसके बारे में कुछ गिवन नहीं है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता है, हमको मालूम है. तो जैसा Fe2O3 सेपरेट कर सकते हैं वैसे TiO2 भी सेपरेट हो जाएगा. ठीक है यहाँ तक. तो आई होप जिनका डाउट था बायर्स प्रोसेस क्लियर हो गया होगा. अब उन्हीं का नेक्स्ट डाउट था हॉल्स प्रोसेस सिखा दो. तो इन द हॉल्स प्रोसेस द ओर इज पाउडर्ड and then leached by heating with aqueous Na2CO3 in the digester to form water soluble sodium aluminate. मेथड सेम है, लीचिंग कराई, डाइजेस्टर है, सोडियम एल्यूमिनेट बनाना है, सब कुछ सेम है, लेकिन बायर प्रोसेस में NaOH यूज किया. तो यहाँ पे अपन बोर्ड पे लिख भी देंगे, बायर प्रोसेस ने NaOH यूज किया, हॉल्स प्रोसेस ने Na2CO3 यूज किया, बाकी मेथड सेम है. तो इन द हॉल्स प्रोसेस द ओर इज पाउडर्ड एंड देन लीच्ड बाय हीटिंग विद एक्वस सोडियम कार्बोनेट, एंड ये हो गया. देन द इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज आर फिल्टर्ड आउट, सेम मेथड. द filtrate is warmed and neutralized by passing CO2 gas through it. This results in the precipitation of aluminum hydroxide. तो इसका भी फाइनल प्रोडक्ट AlOH होल थ्राइस ही है. इसकी भी रिएक्शंस देख लो, रिएक्शंस लर्न कर लेना. Al2O3.2H2O Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेगा, NaAlO2 बन गया. फिर इसका स्टार्टिंग कंपाउंड Na2CO3 था, तो पहले इस केस में CO2 गैस रिलीज हो जाएगा. दूसरे केस में AlOH होल थ्राइस बन गया, तो ऊपर भी दूसरे केस में AlOH होल थ्राइस बन गया था. फिर ये जो AlOH होल थ्राइस बना, ये जो AlOH होल थ्राइस बना है, इसको क्या करते हैं, इसकी हीटिंग करते हैं, और वो हीटिंग करने के बाद ये क्या होता है, ये Al2O3 प्लस 3 वाटर रिलीज हो जाता है. तो ये वापस से Al2O3 बन गया. ठीक है. अब ध्यान से देखना, हमने शुरुआत किया था Al2O3 से, बहुत बड़ी प्रोसेस की, और फिर भी हम वापस Al2O3 पे ही पहुंचे. तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, बेसिकली इस प्रोसेस में हमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया. जितनी भी इम्प्यूरिटीज थी उतनी इम्प्यूरिटीज, मैक्सिमम इम्प्यूरिटीज हमने रिमूव करने की कोशिश की है. तो दो मेथड से हमने रिमूव की है, एक है बायर्स प्रोसेस और दूसरा है हॉल्स प्रोसेस. और फिर बाद में कैल्सिनेशन स्टेप जो है वो दोनों चीज़ों के लिए कॉमन है, क्योंकि बायर और हॉल प्रोसेस दोनों का फाइनल चीज़ AlOH होल थ्राइस ही है. तो बायर लो या हॉल्स प्रोसेस लो, AlOH होल थ्राइस पे वो प्रोसेस एंड हो जाता है. ठीक है. देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना. तो ये सिंपल है, इसमें बस ये याद रखना, कैथोड पे होता है रिडक्शन और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन. ये कंसेप्ट याद रखना, ये 11th-12th में भी काम आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब निगेटिव भूल जाओ. अब कंसेप्ट याद रखो, कैथोड पे होता है रिडक्शन और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन. वोवेल साथ में, कॉन्सोनेंट साथ में. ठीक है. So I am reading this part, electrolytic reduction of alumina. In this method, electrolysis of molten mixture of alumina जिसका melting point 2000 से ज़्यादा है,
उसको स्टील टैंक में रख के करते हैं, ठीक है। द टैंक हैज अ ग्राफाइट लाइनिंग ऑन द इनर साइड, दिस लाइनिंग डज द वर्क ऑफ कैथोड, अ सेट ऑफ ग्राफाइट रॉड्स डिप्ड इन मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट वर्क्स एज एनोड। कैथोड दे दिया, एनोड दे दिया। अब क्योंकि 2000 से ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट है तो उसमें क्रायोलाइट और फ्लूरस्पार मिक्स करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए। सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट क्यों कम करना है? मेल्टिंग पॉइंट कम करना है ताकि ज़्यादा एनर्जी ना लगे, इकोनॉमिकल प्रोसेस बने, ठीक है। फिर उसकी रिएक्शन से इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर शोन बिलो, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। फिर द लिबरेटेड ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद एनोड्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो एनोड्स को बार बार चेंज करना पड़ता है, तो वो एनोड जो है वो यूज अप हो जाते हैं। कैथोड यूज अप नहीं होता है, लेकिन जो एनोड की डंडी है वो यूज अप हो जाती है, तो उसको रिप्लेस करते रहते हैं, ठीक है। फिर बी वाला पॉइंट देख लो, एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, मोल्टन एल्यूमिनियम बीइंग हेवियर देन इलेक्ट्रोलाइट इज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक, तो उसको बार बार रिमूव करते रहना। फिर वो जो मोल्टन एल्यूमिनियम है उसको ठंडा होने देते, रूम टेम्परेचर पे वगैरह आ जाएगा तो मेटल, प्योर मेटल एल्यूमिनियम फॉर्म में अपने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बाद में 90% 95% का प्यूरिटी मिल जाता है, विच इज अ सफिशियंट थिंग। तो इसके साथ अपना एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम पार्ट खत्म होता है। तो गिव मी 1 सेकेंड, मैं डिलीट करता हूँ जो जो मैंने बात कर लिया है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर भी बता दिया, हॉल्स प्रोसेस भी बता दिया, बायर प्रोसेस भी बता दिया। हाँ, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग सिंपल सा कंसेप्ट है। कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हीटिंग होता है, रोस्टिंग में एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हीटिंग होता है। कार्बोनेट ओर्स के लिए कैल्सिनेशन यूज करते हैं और सल्फाइड ओर्स के लिए हीटिंग रोस्टिंग यूज करते हैं, ठीक है। फिर अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब एक डाउट और है, फंक्शनल ग्रुप सिखा दो, तो फंक्शनल ग्रुप सिखा देते हैं। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे, अब थ्योरी नहीं, मतलब अब कंसेप्ट वाइज डाउट है, तो अब हम लोग बोर्ड पे देखेंगे। अब टेक्स्ट बुक में देखने की जरूरत नहीं है, सब लोग बोर्ड पे देखेंगे। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा अपन फॉर्म बना सकते हैं, आर एफ जी, वेयर आर स्टैंड फॉर द अल्काइल चेन। आर जो है वो अल्काइल चेन को रिप्रेजेंट करता है और एफ जी जो है वो फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एफ डी रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप रहता है वो किसके लिए काम करता है? फंक्शनल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स, अल्काइल चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स। Alkyl chain is responsible for physical properties and functional group is responsible for chemical properties of the compound, ठीक है। फिर जो अल्काइल चेन रहती है इसी का रिलेशन है होमोलॉगस सीरीज के साथ में। तो जो होमोलॉगस सीरीज हम लोगों को पता है, अल्केन अल्कीन अल्काइन, तो वो होमोलॉगस सीरीज का इसके साथ रिलेशन है। CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, ये तीन है अल्केन अल्कीन अल्काइन वाली। नेक्स्ट हम होमोलॉगस सीरीज एक और देख सकते हैं, CnH2n+1OH। ध्यान से देखना कि हमने क्या किया है, एक हाइड्रोजन को इसमें से हटाया है, देखो देखो इधर, इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया है एंड एक हाइड्रोजन हटा के वहां पे OH ग्रुप लगा लिया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया है अल्कोहल का होमोलॉगस सीरीज। तो हम फंक्शनल ग्रुप्स वाले के रिस्पेक्ट में भी होमोलॉगस सीरीज लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों को कौन से फंक्शनल ग्रुप्स पता होने चाहिए? हाँ सर ये बताओ सर, काम की बात बताया करो आप। तो OH इज अल्कोहल, इसके लिए नोमेनक्लेचर में सफिक्स लगाते हैं ऑल। COH इज कार्बोक्सिलिक एसिड, COH इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए हम लिख सकते हैं, COH तो ऑलरेडी लिख लिया, इसके लिए जो सफिक्स रहता है वो होता है ओइक एसिड, OIC एसिड। देन वी हैव अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड के लिए हम लिखते हैं आल। तो अल्कोहल के लिए लिखा जाता है ऑल क्योंकि अल्कोहल, लेकिन अल्डिहाइड के लिए लिखते हैं आल क्योंकि आल्डिहाइड, ठीक है। तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, इसी के साथ हम नॉमेनक्लेचर का भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। ये कंपाउंड देखिए C, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? इसका नाम बन जाएगा प्रोप, 3 कार्बन एटम होने की जगह प्रोप, प्रोपेनॉल, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल क्योंकि ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए लिखेंगे आल।
और 3 कार्बन एटम्स होने की वजह से उसके लिए लिखेंगे प्रोप, तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपेनॉल। फिर और इसका अपन थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका नाम ट्राई करना है। तो 1 मिनट देते हैं, इसको आप सॉल्व करें। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन लिख देते हैं बोर्ड पे, अपन ट्राई करेंगे। हमने डबल बॉन्ड वगैरह के लिए भी प्रैक्टिस किया था, तो वो भी अपन साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। चौथा कंपाउंड ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, 4 कंपाउंड्स सॉल्व करो और आप लोग क्या करो, व्हाट्सएप पे मुझे आंसर भेजो। पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज पे आप इसके आंसर्स भेजें, चारों कंपाउंड्स के नाम के एक साथ। आई विल वेट। ये 4 कंपाउंड्स का आईयूपैक नेम लिखना है और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है। चारों कंपाउंड्स एक साथ भेजेंगे तो भी बेटर है, चल जाएगा। आई वेट फॉर 1 more minute and then we'll discuss this.
ठीक है, जनता आंसर्स लिख रही है अभी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टूडेंट्स ने आंसर्स दिया है, तो आई वेट फॉर जस्ट 1 more minute एंड देन विल गो हेड। ठीक है, आई थिंक वी कैन मूव हेड। तो मैं आंसर्स बता रहा हूँ, कुछ लोगों ने आंसर्स भेजे हैं, कुछ लोगों ने सही भेजे हैं, गलत भेजे हैं, तो ये सारे आंसर्स अपन को भी डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में 5 कार्बन एटम, देखो कितने कार्बन एटम है वो काउंट करना। जैसे कितने कार्बन एटम, पेरेंट कार्बन चेन अपन ने नाम सुना है, राइट? तो पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स है? 5 कार्बन एटम्स है। तो 5 कार्बन एटम्स के लिए लिखना पेंट, और कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो इसलिए लिखना पेंटेन। अब इसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। तो कहाँ से नजदीक पड़ रहा है? तो लेफ्ट साइड से नजदीक पड़ रहा है, इसलिए 2 नंबर पे अल्कोहल है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं पेंटेन 2 ऑल। कलर कोडिंग सेम रखेंगे अपन। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पेंटेन 2 ऑल। फर्स्ट वाले कंपाउंड का नाम पेंटेन 2 ऑल आ जाएगा। सेकेंड नंबर पे OH फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। तो कुछ स्टूडेंट्स ने पेंटेनॉल लिखा है, तो पेंटेनॉल क्या होता है? 5 कार्बन एटम्स पे पहले नंबर पे अगर होगा तो पेंटेनॉल होगा। ठीक है, इस चीज को अपन समझे। दूसरे नंबर पे होगा तो पेंटेन 2 ऑल होगा। तीसरे नंबर पे होगा तो पेंटेन 3 ऑल होगा। तो इसके साथ में नाम लिखते चलता हूँ। दिस इज पेंटेन 1 ऑल। ठीक है, दिस इज पेंटेन 3 ऑल। लेकिन अगर अपन अब चौथे नंबर पे लिखेंगे OH ग्रुप, तो सपोज जैसे मान लो कि यहाँ पे 4th नंबर पे OH ग्रुप लिखा है मैंने, लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, फिर नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला कंपाउंड भी एक्चुअली क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 ऑल हो जाएगा। क्योंकि लॉजिक क्या बैठ रहा है, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है वहां से नंबरिंग करनी है। तो हम या तो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर सकते हैं, या तो राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करेंगे, एंड देन इसका नाम भी पेंटेन 2 ऑल ही लिखेंगे। तो आई होप ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर लिखो, और पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 3 ऑल और पेंटेन 2 ऑल फिर से लिखो, और इसमें लिखो कि नंबरिंग इसमें हमने ये साइड से स्टार्ट की है, ये हमारा नंबरिंग का सीक्वेंस है, ऐसा आप लोग लिख लो। तो इसको लिख लो, आई गिव 1 मिनट। ठीक है, तो आई होप जनता ने फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिख लिया है। अपन अभी सेकंड वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, लेट्स डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन। थोड़ा और स्पेस कर लेते हैं।
ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। अब इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इसका नंबरिंग हम लेफ्ट साइड से करेंगे क्योंकि वहां से डबल बॉन्ड जो है वो नजदीक आ रहा है। 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 1 इन। तो पेंट 1 इन लिखो या फिर पेंटिन लिखो, एक ही बात है। 1 नंबर नहीं भी लिखा तो भी चल जाता है। लेकिन थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसका नाम हमें क्या लिखना है? पेंट 2 इन, क्योंकि नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे तो लेफ्ट से नंबरिंग करने के बाद सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, सो इसका नाम अपन लिखेंगे पेंट 2 इन। तो सेकंड और थर्ड का आंसर लिख ले आप लोग। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। तो सेकंड पेंट 1 इन एंड थर्ड इज पेंट 2 इन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे अपन। नए पेज पे चले जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन फिर से ड्रॉ कर लेंगे। कितने? 4 थे 5 थे? 4। तो 4 कार्बन एटम्स के साथ फंक्शनल ग्रुप COH। सो इट्स लाइक नंबरिंग फिर इसमें यहीं से स्टार्ट हो जाएगी कार्बन एटम से। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। 4 कार्बन एटम इसलिए ब्यूट, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं इसलिए आयन, और 1 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन ब्यूटेनोइक एसिड आंसर लिख लेंगे। राइट, ठीक है। फिर अब इसमें एक छोटा सा वेरिएशन देखेंगे। तो यहाँ पे वेरिएशन में देखो, अगर अपन थर्ड नंबर पे एक कार्बन लगा देते हैं तो लाइक ये वाला कंपाउंड का आंसर ये। इसका नाम आप लोग सोचे, ट्राई करो, डिस्कस करेंगे। चलो डिस्कस करते हैं। इस कंपाउंड का नाम देखो, ध्यान से देखेंगे। नंबरिंग लेफ्ट साइड से राइट साइड से करनी पड़ेगी। नंबरिंग 1 2 3 और 4। तो देखो थर्ड नंबर पे अपने को एक कार्बन एटम दिख रहा है, तो इसका नाम लिखते हैं 3 नंबर पे मिथाइल। 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो कंसेप्ट समझे, अगर एक कार्बन एटम का ब्रांचिंग है, जैसे ये रूल्स में बता रहा हूँ ब्रांचिंग के लिए। ब्रांचिंग समझ आता है ना, स्ट्रेट चेन है उस पे ऐसे ब्रांच लगा दिया। तो एक कार्बन एटम के चेन को बोलते हैं मिथाइल, 2 कार्बन एटम के चेन को बोलते हैं इथाइल, 3 कार्बन एटम के चेन को बोलते हैं प्रोपाइल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, लिख लो इस चीज को। ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसको अपन लिख लेंगे। ये है ब्रांचिंग का नेम्स। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़े और क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस करेंगे अभी यहाँ पे। तो फंक्शनल ग्रुप्स मैंने बता दिए। फंक्शनल ग्रुप्स एक बार देख लो फिर से। OH, COH, CHO एक कीटोन भी होता है ऐसे। तो ये है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लिए सफिक्स लगाते हैं आल। ये है अल्कोहल। अल्कोहल के लिए सफिक्स लगाते हैं ऑल। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड।
इसके लिए लगाते हैं ओइक एसिड। एंड देन वी हैव कीटोन्स, कीटोन के लिए लगाते हैं ओन। ठीक, एक होता है अमाइन, इसके लिए सफिक्स भी अमाइन ही लगाते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर हेलोजन एटम है तो हेलोजन एटम के लिए हम प्रीफिक्स लगाते हैं। हेलोजन एटम के लिए क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स लगाते हैं हेलो, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो यहाँ लिखना हेलोजन। ये टेबल स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में गिवन है, वहीं से पढ़ा रहे हैं अपन, तो इसको लर्न कर लेंगे। और इसके बेसिस पे अपन अभी थोड़ा प्रैक्टिस करने वाले हैं। किसी ने डाउट में ये भी पूछा था कि नोमेनक्लेचर का प्रैक्टिस करवा दो थोड़ा सा, तो इसको लिख लो। ठीक है, लिखने की ज़रूरत है अपने पास, सबके पास ये। तो अब मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आपको इसके नाम लिखना है। ट्राई करेंगे 7 क्वेश्चंस, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे आंसर्स आने के बाद। वी हैव टाइम, प्लीज ट्राई। सॉरी, आई वाज डिस्कनेक्टेड, प्लीज वेट। ठीक है, पहले तो प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू कैन हियर माय वॉइस एंड इफ यू कैन सी द स्क्रीन। स्क्रीन दिखाई दे रहा है, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो हाथ उठाए जल्दी से। ठीक है, थैंक यू। प्लीज लोअर योर हैंड्स। अब वो कंपाउंड्स चले गए हैं ना, अब वो कंपाउंड्स, ठीक है, देखते जितने याद आते हैं उतने लिखते, बाकी कंपाउंड में आप हेल्प कर देना। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट वगैरह लिया है तो प्लीज़ सेंड कर दो मुझे, वुड बी रियली हेल्पफुल। कुछ कंपाउंड्स मुझे याद है, जैसे 4 कंपाउंड थे, एक जगह NH2 था, एक जगह OH था, फिर इधर चौथे नंबर पे क्लोरीन था, क्लोरीन NH2, इधर OH, फिर अल्डिहाइड भी था एक जगह। किसी ने कंपाउंड्स लिखे हैं क्या? अगर ठीक है, प्लीज़ वेट। टोटल 7 कंपाउंड्स थे। ठीक है, किसी ने नहीं लिखे?
ठीक है, अब वो जाने दो, ये कंपाउंड्स लिख लो और अभी कोई प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। आई डोंट वांट दिस प्रॉब्लम टू हैपन अगेन। हाँ, अपने पास रिकॉर्डिंग है, बाद में अपन रिकॉर्डिंग सब लोग बैठ के रिकॉर्डिंग देख लेंगे और उसमें से जो अनसॉल्व वाले क्वेश्चन थे वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वी हैव दिस इन अवर रिकॉर्डिंग, ओके। सो प्लीज सॉल्व दीज 8 क्वेश्चंस, स्क्रीनशॉट ले, मैं भी फोटो ले लेता हूँ। हाँ सर, आप फोटो ले लो सर। ठीक है, प्लीज अटेम्प्ट एंड सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज विद द आंसर्स। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आंसर्स भेजिए। बचे हुए कंपाउंड्स रिकॉर्डिंग से देख लेना एंड आंसर्स भेज देना व्हाट्सएप पे। अगर डाउट्स है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टाइम पे। मैं भी आंसर्स लेके आ जाऊंगा, कंपाउंड्स भी लेके आ जाऊंगा। अभी ये 8 क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करें। प्लीज ट्राई दीज 8 क्वेश्चंस राइट नाउ। ठीक है, कोई स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है क्या फंक्शनल ग्रुप में? तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को अपन फंक्शनल ग्रुप जैसा ट्रीट करें, उसको प्रेफरेंस दे। जो भी ये डाउट पूछ रहे हैं शायद वो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं और फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन के नंबरिंग के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। तो यस, उसको फंक्शनल ग्रुप जैसा ट्रीट करें और उसकी नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट करें। जिन्होंने अभी व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है वो रिप्लाई करें। ठीक है, और अपना नाम भी बताएं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले कंपाउंड में नंबरिंग राइट से स्टार्ट करनी है क्योंकि हम प्रेफरेंस देना चाहते हैं ट्रिपल बॉन्ड को। मैं देख रहा हूँ कि जनता आंसर्स भेज रही है मुझे, तो आई वेट फॉर 1 more minute। प्लीज अटेम्प्ट, थोड़ा टाइम लेंगे अपन इसको सॉल्व करें। ठीक है, 1 more थिंग, अगर आप लोग आंसर दे रहे हो और मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, दैट डज नॉट मीन कि मैं आपका मैसेज नहीं देख रहा हूँ, मैं आपका आंसर पढ़ रहा हूँ। सबको मैं साथ में करेक्ट आंसर बताऊंगा, इसलिए यू विल नॉट गेट अ रिप्लाई फ्रॉम मी राइट नाउ रिगार्डिंग योर आंसर्स। बट प्लीज मैसेज करें, आंसर भेजे मुझे।
ठीक है, वेरी गुड, जनता रिप्लाई कर रही थी, सो दैट इज अ गुड थिंग। अपन अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी और मैसेजेस मत भेजो, आप लोगों ने आंसर्स दिए, कुछ कुछ आंसर्स पे मैं कमेंट्स भी करूंगा, सब लोग ध्यान देंगे। तो पहला वाला कंपाउंड अपन ने अभी डिस्कस किया है, इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है अपन को, राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, सच दैट हमें ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिले। तो अगर हम राइट साइड से, सब लोग ध्यान देंगे स्क्रीन पे, बोर्ड पे ध्यान दो, राइट साइड से अगर हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करने पर कंपाउंड का नाम अपन लिख सकते हैं पेंट टू आइन। कंपाउंड का नाम हम लोग क्या लिखेंगे, पेंट टू आइन लिख सकते हैं। राइट साइड से नंबरिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड को हमने प्रेफरेंस दिया है। सेकंड वाला कंपाउंड बहुत ही स्टैंडर्ड सा केस है, तो इसको इथेन, ये तो लर्न ही कर लेना, इथेन इथीन इथाइन तो लर्न हो ही जाएगा, करने की भी जरूरत नहीं अलग से बैठ के। थर्ड वाले कंपाउंड में नंबरिंग राइट से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने आंसर दिया ये करेक्ट लिखा है, किसी की गलती शायद ही हुई है इसमें, तो सब लोग ध्यान दें कि इसका नाम ब्यूटेनॉल होगा। राइट साइड से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। फोर्थ वाले कंपाउंड को देखें ध्यान से, एक दो स्टूडेंट्स ने प्रोपेन अल्डिहाइड ऐसा लिखा है, इसमें 4 कार्बन एटम्स है, तो 4 कार्बन एटम्स मतलब इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ठीक है। आल आया अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की वजह से, और ब्यूट आया 4 कार्बन एटम्स की वजह से, ब्यूट आया 4 कार्बन एटम्स की वजह से, और आल आया अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की वजह से। तो इसमें हमें ये चीज समझ में आती है कि कार्बन एटम ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन एटम ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड इन पेरेंट कार्बन चेन। जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो है उसका कार्बन एटम पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना ही है हमें, हम उसको इंक्लूड करेंगे। कार्बन एटम ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड इन पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। ओके, फिर जैसा थर्ड क्वेश्चन है वैसे ही फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ में नंबरिंग हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, तो फिफ्थ वाले का नाम हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है। किसी स्टूडेंट ने ब्यूट टू एनॉल लिखा है, तो ध्यान दें कि हम नंबर कहां लगाते हैं, जो चीज को रिप्रेजेंट करना है उसी के साथ में वो नंबर शो करे, जिस चीज को हमें रिप्रेजेंट करना है उसी के साथ में अपन वो नंबर दिखाए, तो ब्यूटेन टू ऑल इज द नेम। तो वैसे ही सिक्स वाले में क्या हो जाएगा, सिक्स वाले में हो जाएगा टू क्लोरोब्यूटेन, सिक्स वाले का नाम आ जाएगा टू क्लोरोब्यूटेन, बिकॉज सेकंड नंबर पे क्लोरीन एटम है और क्लोरो पहले लिखते, क्लोरो प्रीफिक्स है इसलिए। जैसा फिफ्थ वैसा ही सेवेंथ, ब्यूटेन टू अमाइन, ब्यूटेन टू अमाइन, सेवेंथ और फिफ्थ सेम सेम है। सिक्स वाला भी सेम है, लेकिन सिक्स वाले में हम हेलोजेंस का प्रीफिक्स लिखते हैं, सिक्स वाले में हम हेलोजेंस का क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं। एट्थ वाला क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखें, 2 और 3 पे अल्कोहल दिख रहा है, तो इस केस में हम नाम लिखते हैं ब्यूटेन, तो ये ब्यूटेन पूरा लिखते हैं। अब इसके एग्जैक्ट रीजंस रूल्स, बहुत सारे रूल्स है, 11th में पढ़ते हैं अपन, आप लोग नाम लिख ले, ये लॉजिक डेवलप कर ले आप लोग अभी यहाँ पे, कि सेकेंड और थर्ड पे अगर OH ग्रुप्स एक साथ, जैसे सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो अपन इसको 2 ऑल 3 ऑल न लिख के 2 3 डायऑल ऐसे लिखते हैं। डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, अभी इतने सफिशिएंट है अपने लिए। तो ब्यूटेन 2 3 डायॉल विल बी द आंसर, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने आंसर्स भेजे थे एटलीस्ट वो लोग मुझे रिप्लाई करके बता दे कि जो उनके गलत हुए समझ में आए क्या। अगर सारे करेक्ट है तो बहुत ही बढ़िया, बट जिन लोगों ने मैसेज पे रिप्लाई किया एटलीस्ट वो लोग क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे साथ, तो अगर वो येस नो ऐसा मैसेज कर देंगे या कोई क्वेश्चन फिर से समझा दो, क्वेश्चन नंबर लिख देंगे, तो अपन वो वाला क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। बाकी लोग भी कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपको चाहिए तो अपन एक बार और डिस्कस कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके, सफिशिएंट है, जनता रिप्लाई कर रही है, वी कैन मूव अहेड। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये वाला डाउट भी खत्म होता है, नोमेनक्लेचर का थोड़ा प्रैक्टिस करा दो, और भी आप क्वेश्चंस ढूंढ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिफिकल्टीज है डाउट्स है आप मुझे पूछे। सेफ हैंड्स का स्टडी मटेरियल है, उसमें भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, उसमें भी थ्योरी पढ़े, उसमें भी टॉपिक्स अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, नेक्स्ट जो हमारा डाउट टाइम, नेक्स्ट जो हमारा रिवीजन क्लास होगा, तो वो उसमें हम पुराने टॉपिक्स तो रिवाइज करेंगे, जो भी आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेजोगे, कुछ नया आर्टिकल भी हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डिस्कस करेंगे। याद करो एकदम स्टार्टिंग में जब अपन मिलते थे, जब हम लोग सब लोग नए नए आए थे 10th क्लास में, जून जुलाई की बात है, तब मैं पीरियोडिक टेबल का
कॉन्फ़िगरेशन सिखाता था, तब मैंने बोला था स्कैंडियम वाले का 2881Q, वो 83 आएगा क्या, 2892 2892Q है, फिर वो इधर क्यों चला गया, फिर 2881Q आता है, 289Q नहीं आता है, और मैंने उसका रीज़न बताया था कि फ्यूचर में पढ़ेंगे, तो वो फ्यूचर जल्द ही प्रेजेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग SPDF वाला कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ नेक्स्ट क्लास आप सब लोग अटेंड करें, मेरा रिक्वेस्ट है सबसे। उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, और जो मेन शेल कॉन्फ़िगरेशन के जैसा ही एक दूसरा कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसको बोलते हैं सब शेल कॉन्फ़िगरेशन, वो मैंने बोला था कि सिलेबस होने के बाद पढ़ाऊंगा, तो अपना सिलेबस हो गया है, 2 डाउट लेक्चर्स भी हो गए अपने रिवीजन क्लासेस, अब हम लोग ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर जनता को कोई डाउट्स डिफिकल्टीज है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आज का क्लास खत्म नहीं हुआ है, शांति से बैठे रहो, ठीक है। अभी और डाउट्स देखेंगे, तो और जनता ने जो डाउट्स व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किए हैं, प्लीज़ लेट मी गो थ्रू दैट। हाँ, आयनिक रेडियस के बारे में क्वेश्चन, हाँ ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जो अपने पीरियोडिक टेबल देखा था ना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस कम होता है, सही बात है। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, सही बात है। टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, तो ये चीज़ अपने को समझ में आता है, ठीक है। अब इसी के जैसा क्या होता है, एक और आयोनिक रेडियस करके भी कंसेप्ट होता है, तो ये वाला कंसेप्ट हम लोगों को अभी डिस्कस करना है, ठीक है। हम लोग इस चीज़ को अभी डिस्कस करने वाले, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। तो आयोनिक रेडियस कैसा होता है, जैसे Na प्लस है, F माइनस है, ठीक है। फिर Na के बाद क्या आता है, Mg2 प्लस आता है, फॉर एग्जाम्पल F माइनस Mg2 प्लस O2 माइनस है, ठीक है। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ों को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो इसका डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूँ, आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा, आप लोग लिख लो साथ साथ में मेरे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, स्पीशीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो स्पीशीज का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहता है उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। स्पीशीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो यहाँ पे अपन देखें Mg2 प्लस में कितनी स्पीशीज है, Mg2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 10। F माइनस में भी 10 होते हैं और O2 माइनस में भी 10 होते हैं, ध्यान से देख लो एक बार। ऑक्सीजन जो रहता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 निगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए तो हो गए 10। F माइनस, F में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 9 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो मतलब कितने हो गए 10। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो कितने हो गए 10। और सिमिलरली मैग्नीशियम में 12 होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो कितने हो गए 10, ठीक है। ये चीज समझ में आता है। अब ध्यान से कंसेप्ट समझे। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज रहेगा उतना साइज ज्यादा रहता है, ठीक है। और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहता है उतना साइज कम होता जाता है, ठीक है। तो कंसेप्ट देखो क्या हो रहा है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो वो ज़्यादा के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उतनी वो चीज़ न्यूक्लियस की तरफ जा पाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। Mg2 प्लस में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, O2 माइनस में इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन बहुत ज़्यादा, O2 माइनस इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन बहुत ज्यादा, Mg2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स का नहीं, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा। तो स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, ये भी फाउंडेशन लेवल जो अपन बोलते हैं ना उसका कंसेप्ट है, अपने टेक्स्ट बुक वगैरह से रिलेटेड नहीं है, बट हम लोगों को ये चीजें भी डिस्कस करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो कंसेप्ट मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिख लेंगे।
तो ये चीज जो लिखी गई है ये सिर्फ और सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए लिखी गई है। ऐसे कोई भी पॉजिटिव चार्ज को कोई भी निगेटिव चार्ज से कंपेयर मत कर देना। सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए ही अपन ये चीज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ज्यादा निगेटिव चार्ज रहेगा तो आयोनिक रेडियस ज्यादा रहेगा, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो आयोनिक रेडियस कम रहेगा। इस चीज को लिख लो, समझ लो, और कोई डाउट है तो अभी व्हाट्सएप पे मैसेज करो। प्लीज मैसेज इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज और एनी कंसर्न्स इन दिस। ठीक है, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा आयनिक रेडियस रहेगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना उतना कम आयनिक रेडियस रहेगा। ठीक है, फिर आगे तो इसका हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब जैसे एक रैंडम क्वेश्चन मैं आपको बना के देता हूँ। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन लाइक तीन आयंस है एबीसी जाने दो। आपको इसका एटॉमिक रेडियस आयोनिक रेडियस का ट्रेंड बताना है, कौन सा बड़ा रहेगा कौन सा छोटा रहेगा, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ट्राई करो, प्लीज ट्राई। आंसर्स भेज दो, व्हाट्सएप पे भेज दो, बस ट्राई कर लो इसको। चलो, जनता आंसर दे रही है और 4 5 6 लोगों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। F माइनस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10। Al3 प्लस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? ये भी 10। ठीक है, और S2 माइनस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या बन गया? ये बन गया एर्गॉन जैसा, और ये दोनों बन गए नियॉन जैसे। तो जाहिर सी बात है कि जो S2 माइनस रहेगा वो तो बड़ा ही रहेगा, लेकिन अब इन दोनों में आपस में कैसे कंपेयर करेंगे? तो इन दोनों में आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों में हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला कंसेप्ट लगाएंगे। S2 माइनस मोर देन F माइनस मोर देन Al3 प्लस। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा निगेटिव मतलब बड़ा साइज, और कम निगेटिव मतलब छोटा साइज, उससे भी सॉल्व हो रहा है ये क्वेश्चन। बट हम यहाँ पे एक्चुअल रीजन समझे। एक्चुअल रीजन क्या बैठ रहा है? S2 माइनस जो है वो एक्चुअली एर्गॉन जैसा है।
तो एर्गॉन मतलब 3 मेन शेल्स, और ये जो बाकी के हैं F माइनस और Al3+, इनके कितने हैं? 2 मेन शेल्स है। तो उसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और इसलिए S2 माइनस ग्रेटर देन F माइनस ग्रेटर देन Al3+। तो आंसर लिख लेंगे जनता, और उसके साथ रीजन भी लिख लेंगे हम लोग। रीजन क्या लिखना है? S2 माइनस जो है वो एर्गॉन जैसा है, और फिर F माइनस और फिर Al3+। तो F माइनस और Al3+ में हमने अपने रूल से लगाया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले रूल से। ठीक है, इसको लिख लो, अपन थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे इस कंसेप्ट को अभी। ठीक है, किसी ने पूछा है, किसी ने, अनीश है क्या ये? हाँ, अनीश ने पूछा है कि कैन वी प्लॉट द आयोनिक रेडियस का ट्रेंड। तो वैसा आयोनिक रेडियस का ट्रेंड प्लॉट कर सकते हैं क्या? तो नहीं प्लॉट कर सकते, क्योंकि वो वेरी करता रहता है। अपन सोच सकते हैं, अपन सोच सकते हैं कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना ज़्यादा, उतना छोटा, और जितना ज़्यादा निगेटिव उतना ज़्यादा बड़ा। ठीक है, उस लॉजिक से अपन सोच सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस लिख रहे हैं, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। इसको ट्राई करें, जल्दी ट्राई करें। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। आंसर्स आ गए बहुत सारे लोगों के, गिना नहीं मैंने कितने लोग हैं, बट करेक्ट आंसर है। ठीक है, वेरी गुड। के प्लस कितना है? के प्लस मतलब 18 है। तो सबसे पहले ये देख लेना कि कौन से नोबल गैस को करस्पॉन्ड करता है। ये 10, ये 10 और ये भी 10। तो ये जो 10 10 10 वाले हैं उनके लिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला कंसेप्ट, और 18 वाला चाहे पॉजिटिव ही क्यों ना हो, 10 वालों से ज्यादा साइज रखेगा। तो के प्लस ग्रेटर देन, अब ये आपस में वो वाला लॉजिक लगा लेना। तो वो जो लॉजिक पढ़ाया था, गलत पढ़ाया था क्या? गलत नहीं पढ़ाया था, उसमें कंडीशन है ओनली फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंसेस। जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है
उनको तो अपन इनर्ट गैसेस वाले लॉजिक से स्टार्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो के प्लस वाला जो है वो एर्गॉन जैसा, के प्लस वाला जो है वो एर्गॉन जैसा, और एफ माइनस एन थ्री माइनस एन ए प्लस वाले जो कंसेप्ट है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक से अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर हम इसका ट्रेंड बना सकते हैं क्या? देखो ऐसा है कि जो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है वही उसके उसके कटायन और उसके उसके अनायन का ट्रेंड बना सकते हैं, लेकिन फिर ऐसा वेराइटी आ जाता है उसमें। तो ऐसे वेराइटी आने की वजह से हम ट्रेंड अच्छे से डेवलप नहीं कर सकते। आप उतने उतने पीरियड के लिए सोच सकते हैं ट्रेंड, बट पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए सोचना है तो एक साथ नहीं सोच पाएंगे। तो ये पॉइंट लिख लेना यहाँ पे कि K प्लस जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से साइज सबसे बड़ा है, इवन दो वो पॉजिटिव चार्ज है। और F माइनस एन थ्री माइनस एन ए प्लस जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अपन उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक जैसा कंसिडर करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन इसमें देते हैं, एक इस आर्टिकल का एक लास्ट क्वेश्चन, देन विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ ये पांच, इसको ट्राई करो, ये पांचों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसको ट्राई करें। चलो डिस्कस करते हैं, लेट अस डिस्कस दिस। इसमें जो मैंने बताया था, निगेटिव वाले साइज बड़े रहेंगे और पॉजिटिव वाले छोटे रहेंगे, तो ऑब्वियस बात है जो न्यूट्रल रहेंगे वो बीच में रहेंगे। इसको बाकी में कर देंगे, ये सही हो गया। फिर आएगा K प्लस और फिर आएगा Ca2 प्लस। ठीक है, इसको लिख लेना, और ये लिख लेना कि जो न्यूट्रल वाले रहेंगे वो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में रहेंगे, लेकिन कौन से न्यूट्रल वाले? आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले। आइसो इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रल will be in between negative and positive. आइसो इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रल विल बी इन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में रहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले न्यूट्रल्स। ठीक है, लिख लो इस चीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिख लो जल्दी से।
बहुत बढ़िया। चलो आगे डिस्कस करते हैं। एक बहुत अच्छा डाउट आया है कि सर आपने तो बताया था कि वो जो नोबल गैसेस रहते उनका तो रेडियस वैंडरवाल रेडियस रहता, तो फिर वो तो एकदम सबसे ज्यादा रहना चाहिए, तो फिर वो तो अनायन से भी ज्यादा रहना चाहिए। ये डाउट है मकरंद का, तो ध्यान से सुनेंगे सब लोग, बहुत अच्छा डिफिकल्टी है। क्या होता है कि नोबल गैसेस में हम वैंडरवाल रेडियस कंसीडर करते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। और नोबल गैसेस का रेडियस उनके उनके पीरियड में, ध्यान से सुनिएगा, उनके उनके पीरियड में नोबल गैसेस का रेडियस सबसे ज्यादा रहता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। नोबल गैसेस का मतलब क्या है? जिनका आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। यहां आप जितनी भी चीजें बोर्ड पे देख रहे हैं ये सारे नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन है। तो वैसे देखा जाए तो ये सारे एलिमेंट्स या स्पीशीज का रेडियस ज्यादा आएगा। तो S2 माइनस भी नोबल गैस, Cl माइनस भी नोबल गैस, Arp नोबल गैस, K प्लस भी नोबल गैस और Ca2 प्लस भी नोबल गैस। अब वो सारे नोबल गैसेस में कैसे कंपेयर करें? तो जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां रिपल्शन ज्यादा होगा, ज्यादा रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर जाना चाहेंगे तो साइज बढ़ेगा। जहां ज्यादा पॉजिटिव होगा वहां न्यूक्लियर का चार्ज, न्यूक्लियर का इफेक्ट ज्यादा दिखाई देगा, तो साइज छोटा छोटा होता जाएगा। इसलिए ये ट्रेंड आया और इसीलिए एर्गॉन उनके बीच में है, क्योंकि एर्गॉन में ना तो पॉजिटिव कैरेक्टर है या तो नेगेटिव कैरेक्टर है, वो न्यूट्रल उन दोनों के बीच में मेंटेन्ड है। अगर हम ये बोलेंगे कि एर्गॉन का साइज S2 माइनस से बड़ा होगा तो वो चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि S2 माइनस भी एर्गॉन कॉन्फ़िगरेशन ही शो कर रहा है और S2 माइनस का भी कंसेप्ट वाइज वैंडरवाल रेडियस ही आएगा। आई होप ये पॉइंट जनता को समझ में आ रहा है। मकरंद रिप्लाई करेंगे यस या नो? तो मैंने सिर्फ ये कंसेप्ट बताया कि ये सारे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं। अब उसमें कैसे कंपेयर करना? तो निगेटिव निगेटिव रिपेल करेगा तो साइज बढ़ाएगा, और पॉजिटिव वाला हो जाएगा तो उसका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा तो साइज कम कर देगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये हो गया। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। इसको बोलते हैं आयोनिक रेडियस वाला कंसेप्ट। जिन लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है वो लोग सेफ हैंड्स के स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 366 पे रीड कर सकते हैं। आप लोगों से हाईली रिकमेंडेड बात मैं बता रहा हूँ आप सब लोगों को यहाँ पे, कि आप लोगों को सेफ हैंड्स का स्टडी मटेरियल भी पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। उसमें बहुत ज्यादा थ्योरी गिवन है एज कंपेयर टू जो हमने क्लास में कवर किया है। वो सारे थ्योरी आपको अभी पढ़ना है, उसको समझना है और ऐसे रिवीजन क्लासेस में पूछना है और वो टॉपिक्स कवर करने हैं। तो आप लोग उस चीज को ध्यान से पढ़े और उसमें से ऐसे डाउट्स पूछे पेज नंबर लगा लगा के। सर पेज नंबर 400 पे ये है, बता दो। पेज नंबर 285 पे ये है, एक्सप्लेन कर दो। ऐसे आर्टिकल्स आप लोगों को पढ़ने हैं, प्रिपेयर करने हैं और मुझसे डाउट्स पूछने हैं। ठीक है, ऐसा अगला आर्टिकल। तो ऐसा अगला आर्टिकल है यहाँ पे पेज नंबर 393 पे गिवन है। तो यहाँ पे आइसोमराइजेशन वाली रिएक्शन गिवन है। तो ये रिएक्शन में कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है, तो ये सिर्फ लर्न करना है। तो अपन थोड़ा सा बता देते हैं ये रिएक्शन क्या है। AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। देखो टेम्परेचर है 473 केल्विन और है 35 एटीएम। 35 एटीएम प्रेशर मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर के बाद जैसे क्या हो रहा है, यहाँ के कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होते हैं और वो चीज़ आइसोमर बना जाता है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन। इसमें जो रिएजेंट है और टेम्परेचर कंडीशन है अपने को एज इट इज लर्न करना है। इसका कोई रीजन नहीं है हमारे पास कि ये रिएक्शन क्यों हुई, कुछ नहीं। हाई टेम्परेचर था, हाई प्रेशर था, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो गया, बाद में कार्बन को जहां जगह मिल गई वहां पे वो एडजस्ट हो गया। इस वाली चीज को बोलते हैं एन ब्यूटेन और इस वाली चीज को बोलते हैं आइसोब्यूटेन। सो एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन ये कंसेप्ट है, ये इसके नाम है। प्लीज क्लास में हाथ मत उठाओ, थैंक यू वेरी मच। अगर डाउट है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो। सो एन ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन कैसे कन्वर्ट होता है? तो ये रिएजेंट यूज करके AlCl3 HCl, टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, इस चीज को बोलते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन। मैं टेक्स्ट बुक से ही रीड, आपके सेफेंट के स्टडी मटेरियल से रीड कर रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर ऑफ अ कंपाउंड टू अनदर आइसोमर इज कॉल्ड एज आइसोमराइजेशन. This is achieved by heating the normal alkane with anhydrous AlCl3 and HCl or anhydrous AlBr3 and HBr under a pressure of 35 atmospheres. Isomerization of alkanes is of great importance in petroleum industry.
तो फिर ऐसे 5 वाले के भी आइसोमर बन सकते। तो एक 5 वाले का अपन यहाँ पे बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बन जाएगा ये और दूसरा बन जाएगा ये, तो ये भी लिख लेना। ये है एन पेंटेन, नाम अलग कलर में लिख देंगे अपन। ये लिखना एन पेंटेन, यहाँ टेम्परेचर कंडीशन रहेगी, वो सारी कंडीशन मेंटेन कर लेना। इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। क्या बोलते हैं इसको? आइसोपेंटेन। इसको बोलते हैं नियोपेंटेन, लिख लो इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। ठीक है, ओके। फिर इसी पेज पे और एक डाउट है उन्हीं स्टूडेंट का, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्रैकिंग और पायरोलिसिस। अच्छा इसको लिख लो पहले, 1 मिनट वेट करते हैं, इसको लिख लेंगे। चलो हो गया, आगे सुनो। थर्मल डिकम्पोजिशन, क्रैकिंग या फिर पायरोलिसिस। द डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड बाय हीट इज नोन एज पायरोलिसिस। कंपाउंड का टूटना पायरोलिसिस है। थर्मल डिकम्पोजिशन व्हेन अप्लाइड टू अल्केन इज नोन एज क्रैकिंग एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लोअर अल्केन्स। देखो ये जो रिएक्शन है ये क्या है? ये आइसोमर बनाने वाली रिएक्शन है। जितने कार्बन एटम से शुरू किया उतने कार्बन एटम का ही कंपाउंड अपने को मिला। सही है। दूसरा एक फॉर्मेट क्या होता है जिसमें हम अल्केन ही ब्रेक कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा हीट देंगे, बहुत हाई प्रेशर देंगे, तो क्या होगा? वो कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा। तो कैसे कंपाउंड ब्रेक होगा? या तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा या फिर उसमें से एक कार्बन एटम ही निकल जाएगा। एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर देंगे तो चारों कार्बन एटम्स भी अलग अलग निकल सकते हैं, अगर हाइड्रोजन भी अपन ने सप्लाई किया तो ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन एकदम रैंडम रिएक्शन है। रैंडम रिएक्शन का मतलब कोई लॉजिक नहीं है इस रिएक्शन के पीछे। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दे दिया तो कहीं के भी बॉन्ड टूट सकते हैं। अब वो बॉन्ड बता के थोड़ी टूटेगा कि यहाँ का बॉन्ड टूटने वाला है करके, तो कुछ भी प्रोडक्ट्स मिल सकते। दो कार्बन कंपाउंड का, दो कार्बन एटम का भी प्रोडक्ट मिल सकता, ऐसा। दो कार्बन आइटम डबल बॉन्ड के साथ भी मिल सकता, दो कार्बन आइटम ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी मिल सकता, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती। प्रोबेबिलिटी क्यों कम रहती? 11th में देखेंगे। ये भी कंपाउंड मिल सकता, ऐसा हाइड्रोजन भी निकल के जा सकते, एक अकेला कार्बन आइटम निकल के गया और डबल बॉन्ड वाला बन गया, तो ऐसे रैंडम कुछ भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। इसीलिए ये वाले पेज पे, पेज नंबर 393 पे दो एरोज गिवन है, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का। तो ऐसे तो और भी बहुत सारे एरोज अपन बना सकते हैं। फिर जितना बड़ा अल्केन लेंगे उतने ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं। 10 कार्बन एटम का अल्केन लिया तो फिर तो 50-60 प्रोडक्ट बन जाएंगे उसके। सिंपल कंसेप्ट है, हीटिंग कर रहे हो, कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। अंदर का बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, पेरीफेरी के बॉन्ड भी ब्रेक हो सकते हैं। जैसे इसको बोलते हैं पेरीफेरी का बॉन्ड, कॉर्नर के बॉन्ड को पेरीफेरी का बॉन्ड बोलते हैं। ये थोड़े अंदर के बॉन्ड है। ऐसा अपन मान के चलते हैं कि अंदर का बॉन्ड बाद में ब्रेक होता, कॉर्नर का बॉन्ड पहले ब्रेक होता। लेकिन एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर अगर रहेगा 675 केल्विन, 875 केल्विन, उतने हाई टेम्परेचर पे कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, अपने को पता नहीं रहता है। तो उसके बेसिस पे अपन डिसीजन लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, हो गया। फिर इसके बाद और कोई डाउट है? एक सेकेंड प्लीज वेट। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। अभी भी 61 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। डबल, हाँ वो डबल साइडेड एरो होगा। ठीक है, हो गया अपना। जितने आप लोगों ने डाउट्स पूछे थे उतने डाउट्स मैंने आंसर दे दिए। एक मिनट रुक जाओ, जिनको जाना है जिनको जाना है सर वो तो पहले ही निकल लिए। हाँ ये कौन है ये? सर हमें कैसे पता चला कौन से नंबर का बॉन्ड ब्रेक हुआ? अपने को नहीं पता चलता है, वो बस रैंडमली बॉन्ड ब्रेक हो गया। हाई टेम्परेचर कंडीशन है, कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, कुछ भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। 10 कार्बन आइटम डेकेन लेंगे तो डेकेन से मीथेन भी बन सकता है, इथेन भी बन सकता है, प्रोपेन भी बन सकता है, 2 बार पेंटेन भी बन सकता है, 2 बार ब्यूटेन ब्यूटेन बन के 1 बार इथेन भी बन सकता है। सब रैंडम है। हाई टेम्परेचर कंडीशन पे पायरोलिसिस में हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है,
पायरोलिसिस का मतलब हीट देने की वजह से बॉन्ड्स का ब्रेक होना। अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक हो सकते हैं और कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो सकते हैं, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं रहता है एज ऑफ नाउ। ठीक है, ठीक है। फिर एक स्टूडेंट ने सेफ हैंड्स के स्टडी मटेरियल का फोटो भेजा है और उसमें स्ट्रॉन्ग बेस लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, पता नहीं वो स्टूडेंट है या नहीं क्लास में कि निकल लिए, बट उन्होंने फोटो जो भेजा है उसमें NaOH, आप देखना आपके स्टडी मटेरियल में NaOH के साथ भी ऐसा 2 साइडेड एरो गिवन है और उसके नीचे NH4OH है, उसमें भी 2 साइडेड एरो गिवन है और यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग बेस, इधर लिखा है स्ट्रॉन्ग बेस और इधर लिखा है वीक बेस। ठीक है, तो ये चीज गलत है, वहां पे मिसप्रिंट है, इसको 1 साइडेड एरो कर देना, स्ट्रॉन्ग वाले के लिए 1 साइडेड एरो और वीक वाले के लिए 2 साइडेड एरो। तो वो चीज 1 साइडेड एरो रहना चाहिए NaOH के लिए, वहां पे मिसप्रिंट है। ठीक है, क्रैकिंग और पायरोलिसिस सेम चीज है, क्रैकिंग का मतलब पायरोलिसिस का मतलब सेम है। कौन है, इनका नाम नहीं पता, तिवारी जी, आमोद तिवारी। क्रैकिंग पायरोलिसिस हीटिंग सब सेम है, हाई टेम्परेचर दिया कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता, पता नहीं कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है सर, रिप्लाई करो। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं है? ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे, जब भी नेक्स्ट टर्न होगा तो आप ऐसे अपना मॉडल यही चलेगा, क्लास से एक दिन पहले, क्लास के टाइम से पहले डाउट्स भेज दो, डाउट्स डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट टर्न पे आई होप कम डाउट्स रहेंगे तो हम थोड़ा नया कंटेंट पढ़ पाएंगे। SPDF, क्वांटम नंबर्स, NLMS कॉन्फ़िगरेशन, सबशेल कॉन्फ़िगरेशन, ये आर्टिकल पढ़ाया जाएगा, क्लास 11th में पढ़ाते हैं ये टॉपिक, अपन को फाउंडेशन में पढ़ना है। सब लोग उस लेक्चर के लिए इन्वाइटेड है। कब होगा सर वो लेक्चर? नेक्स्ट टर्न पे, जब भी अपना रेगुलर क्लास शेड्यूल होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपन एंड करते हैं अभी।